तो आज हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए, तो पहला प्रश्न कहता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को। अब बोलिएगा सर जी ये प्रस्तावना होता क्या है। तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि हमारे संविधान का मेन उद्देश्य क्या होता है, हमारे संविधान का मूल उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसी को कहते हैं प्रस्तावना। हमारे संविधान के मुख्य उद्देश्य मेन उद्देश्य को ही कहते हैं प्रस्तावना। आप लोग NCERT बुक के ऊपर में हमेशा आप लोग इस तरह से लिखे हुए देखते होंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी गणराज्य मत यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता के लिए। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको पढ़ लीजिए ना, इसी को कहते हैं प्रस्तावना। समझ गए। हमारे संविधान के मेन उद्देश्य क्या होते हैं, हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान के मुख्य उद्देश्य को ही कहा जाता है प्रस्तावना। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो आपके NCERT बुक के ऊपर में इस तरह से देखते होंगे, इसी को कहते हैं प्रस्तावना। समझ गए ना। तो आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि। अब बोलिएगा सर जी ये पंचवर्षीय योजना क्या होता है। तो पंचवर्षीय योजना का मतलब यह हुआ कि हमारे देश में जो समस्याएं हैं अभी वर्तमान में उसको 5 साल के अंदर में उस समस्या को खत्म करना है। लोग सब जो है सरकार ने एक योजना बनाया जिसको हम लोग कहते हैं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के तहत हमारे देश में इन 5 वर्षों के अंदर में हमको जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है उसको सुधारना है, उसको खत्म करना है। 5 वर्ष के अंदर में हमको ये समस्या है इस देश में और इस समस्या के कारण से ये देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इन 5 वर्षों के दौरान हम लोग उस समस्या को खत्म करेंगे। इसी योजना को कहते हैं पंचवर्षीय योजना और इसकी शुरुआत हुआ था 1951 ईस्वी में। पहले तो पंचवर्षीय योजना क्या है उसको समझा। इसका मतलब यह होता है कि इन 5 वर्षों के दौरान सबसे पहले ये 1951 ईस्वी में आया और इसके नेता थे कौन, इसके जो है अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से भी आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो समझ गए ना। पंचवर्षीय योजना का मतलब यह होता है कि इन 5 वर्षों के दौरान हम लोगों को हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है उन समस्याओं को सुलझा लेना है, उस समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेना है। इसी को कहते हैं पंचवर्षीय योजना। 5 वर्ष का प्लान करता है सरकार, 5 वर्ष का प्लान करता था कि इन 5 वर्षों के दौरान में हम लोगों को हमारे देश में जो भी समस्या है इन 5 वर्षों के दौरान हम लोग उस समस्या को खत्म करने का प्लान करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जब तक आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से समझिएगा नहीं, ये नहीं जो यहाँ पर जो है लिखा देंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था तो कृषि। और आपसे कोई प्रश्न पूछ देगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि ही क्यों था। तो कृषि इसलिए था क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद तो हो गए लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कपड़ा की नहीं ना, सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन कैसे आएगा, जब हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तभी ना आएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि में सुधार और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था किसमें, उद्योग में सुधार। जब हम लोग कृषि खेती बाड़ी करना सीख गए तो खेती बाड़ी करने के साथ साथ हम लोग फैक्ट्री भी नहीं लगाएंगे, तब ना फैक्ट्री में क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, कम समय में ज़्यादा उत्पादन होता है। तो हम लोग जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हम लोग जो है फैक्ट्री में यानी कि उद्योग में सुधार लाने का प्रयास किए। पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, तो 1951 ईस्वी में। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ना। तो हमारे देश का प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष भी ना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ना। समझ गए इतने सारे क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग बढ़िया तरीका से एक बेहतरीन तरीका से समझते जाइए।
देखिए आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझने वाला। जब तक आप लोग किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीका से नहीं समझिएगा तब तक आप लोग उस प्रश्न का जवाब बढ़िया तरीका से नहीं दे सकते हैं। तो आइए तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न पढ़िए। तो तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति किसको कहा जाता है। मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों रूप से प्रधान व्यक्ति कौन था, तो खलीफा था। खलीफा देखिए मुसलमानों का धर्मगुरु हुआ करता था। ये जो है खलीफा को जितने भी पूरा विश्व के मुसलमान हैं इसको अपना धर्मगुरु मानता था। खलीफा के बात को, खलीफा के जो भी बात बोल देता था उसको मानता था। ये मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं, चाहे धार्मिक रूप से चाहे राजनीतिक रूप से, सबसे प्रमुख व्यक्ति था मुसलमानों का खलीफा। खलीफा को ही सब लोग मानते थे। खलीफा जिस अनुसार से कहता था चलने के लिए तो उसी के अनुसार से ये चलता था मुसलमान सब, समझ गए ना। तो ये आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति, यानी कि मुसलमान धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति किसको मानता था, तो खलीफा को, समझ गए ना। ये खलीफा जो है मुसलमानों का धार्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु दोनों था, सब इसके बात को मानता था, समझ गए ना। और यहाँ पे देखिए खलीफा से आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन होता क्या है, इसको आप लोग YouTube पे सर्च कीजिए। खिलाफत आंदोलन होता क्या है, GKS स्टडी सेंटर, तो आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पर भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि खिलाफत आंदोलन कहते किसको है। देखिए यहाँ पे खलीफा जो है तुर्की के जो है एक महान नेता था। तुर्की के एक शक्तिशाली पद से इसको हटा दिया गया खलीफा को। अंग्रेज लोगों ने तुर्की के एक जो है महान, इसको जो है ना राजा की तरह समझिए ना, ये मुसलमानों का धर्मगुरु हुआ करता था। उस धर्मगुरु में यानी कि इस शक्तिशाली पद को हटा दिया गया। इसको किसको, तो खलीफा को। जब अंग्रेजों ने खलीफा को एक शक्तिशाली पद से हटा दिया गया तो मुसलमान विश्व के पूरा विश्व का मुसलमान एक होकर के इसका विरोध करने लगा कि खलीफा को तुमने कैसे हटा दिया, किस लिए हटाया, ये हमारा धर्मगुरु है और इसी को हम लोग मानते हैं, यही हमारा धर्मगुरु रहेगा, चाहे राजनीतिक रूप से चाहे धार्मिक रूप से, हम इसी को मानते हैं। तो सारे लोगों ने इसका विरोध करना चालू किया। तो इसी को कहते हैं खिलाफत आंदोलन। देखिए वहाँ पर जो हम यूट्यूब पर जो है वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब बोलिएगा सर जी इस वीडियो में कहे नहीं डिटेल से बताते हैं, जब हम उसके बारे में पहले ही बना दिए हैं वीडियो तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिए ना, नहीं तो यहाँ पर भी बताएंगे तो बार बार उसी वीडियो को बार बार बताने में अच्छा नहीं लगता है और वीडियो लंबा हो जाता है, समझ गए ना, ये समस्या है। तो खिलाफत आंदोलन होता क्या है, इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है, असहयोग आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं, जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए। तो पहले देखिए ना यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ना GKS स्टडी सेंटर असहयोग आंदोलन, तो आपको उस वीडियो के अंदर में आपको असहयोग आंदोलन क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है, इसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं। एक बेहतरीन तरीका से आपको एक कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा 100%, समझ गए ना। फिलहाल यहाँ पर भी हम आपको समझा दिए कि खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि खलीफा एक धर्मगुरु हुआ करता था मुसलमानों का, धर्मगुरु और राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति, जो मुसलमान सब धर्मगुरु एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति, अपना प्रधान व्यक्ति किसको मानता था, खलीफा को। जब अंग्रेजों ने इसी खलीफा को एक शक्तिशाली पद से हटा दिया तो जितने भी पूरे विश्व में मुसलमान धर्म को मानने वाले थे और पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान लोग थे और सारे मुसलमान लोग इसको मानते थे अपना धर्मगुरु, अपना राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से सब इसको जो है प्रधान व्यक्ति मानता था, सबसे महान व्यक्ति मानता था। जब अंग्रेजों ने इसको एक पद से हटा दिया गया तो सारे मुसलमान एकजुट होकर के इसका विरोध करने लगा, तुमने इसको क्यों हटाया, इसको हम धर्मगुरु मानते थे, इसको बड़ा महान व्यक्ति मानते हैं हम लोग, इसी के अनुसार से चलते हैं, इसको तुमने क्यों हटाया। सारे लोगों ने जो है ना पूरा विश्व का जितने भी मुसलमान हैं सब ने इसका विरोध किया और इसके कारण से ये आंदोलन हुआ, इसी को कहते हैं खिलाफत आंदोलन। तो हम बेहतरीन तरीका से यहाँ पर भी हम आपको समझाने का प्रयास किए, लेकिन आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरा कर्तव्य है कहना, हम तो कहबे न करेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा आप ही को। बंग भंग आंदोलन कब लागू हुआ, तो बंग भंग आंदोलन लागू हुआ था 1905 ईस्वी में, इसको बढ़िया तरीका से याद कर लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, तो 1878 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ, तो 1920 ईस्वी में। देखिए ये तो याद कर लीजिए, लेकिन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में या कहीं पर भी आपको पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ, तो ये आप बता दीजिएगा 1920 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, तो ये भी आप बता दीजिएगा कि 1878 ईस्वी में। लेकिन पूछ देगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है, असहयोग आंदोलन होता क्या है,
तो इसका तो जवाब आप नहीं दे सकते हैं। तो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल में ना पढ़िएगा, पूरा समझ के ना पढ़िएगा। तो इसके लिए हम पहले ही आपको बता दिए कि इसके ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं, और बार बार उसी बात को हम चर्चा करते हैं ना तो वीडियो लंबा हो जाता है। हम क्यों इस वीडियो में नहीं बताएंगे, हम क्यों यहाँ पे नहीं बता रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में पहले ही जो है ना इसके बारे में हम बता दिए हैं। जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर असहयोग आंदोलन, तो आपको उस वीडियो के अंदर में आपको असहयोग आंदोलन क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है, खिलाफत आंदोलन क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। ये आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। और पूछेगा आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कि सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है। सबसे पुराना राजनीतिक दल का मतलब क्या हुआ, सबसे पुराना पार्टी कौन है, तो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस का जो है छाप होता है हाथ छाप, बीजेपी का क्या है कमल छाप। इसको भी याद रख कीजिएगा, छाप भी याद कीजिएगा कि किस पार्टी का कौन सा छाप है, कौन सा पहचान है। तो कांग्रेस का है हाथ छाप, और जो है बीजेपी का मतलब क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी, इसका क्या है तो कमल का फूल छाप। समझ गए ना, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। और जो है सबसे पुराना पार्टी कौन है, तो कांग्रेस ही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो एलन ऑक्टेवियन, यानी कि जब एलन ऑक्टेवियन नहीं दिया रहेगा तो A.O. ह्यूम रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम, और A.O. ह्यूम का ही पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है एलन ऑक्टेवियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी का मतलब क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। समझ गए ना। इसके बाद इसको भी याद कीजिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं देखिएगा, ये आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप लोग हम पे 100% भरोसा कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा गया है, 100% है, और हर एक साल पूछा जाता है। तो बेहतरीन अंक लाने के लिए इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं उसको बढ़िया तरीका से याद कर ही लीजिएगा। और याद करने के बाद ही आप लोग इस एग्ज़ाम को देने के लिए जाइएगा, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, आप लोग बेहतर करिएगा वहाँ पे। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा था स्वराज का मतलब क्या हुआ, आज़ादी तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज़ाद कौन नहीं रहना चाहता है। आप जो है जब किसी पंछी को जो है आप घोंसले के अंदर किसी पिंजरे के अंदर में बंद करते हैं तो वो क्या सोचते रहता है, हम आज़ाद होंगे, आज़ाद तो उसका अधिकार है। तो उन्होंने कहा था, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज़ादी तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जन्म से ही मिला है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए हमको जो भी कुछ करना क्यों ना पड़े, चाहे इसके लिए हमको लड़ना काटना मरना क्यों ना पड़े, हम आज़ादी लेकर रहेंगे। यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। जैसे बाल गंगाधर तिलक के जैसे ही महात्मा गांधी ने भी नारा दिया था करो या मरो का नारा। समझ गए ना, आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इसके बाद देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये दोनों का स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ही ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ही ने। दिल्ली चलो किसने नारा दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ही ने। और जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी कहा था सुभाष चंद्र बोस ही ने। समझ गए। तो इतने सारे नारों को भी आप लोग बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा। समझ गए ना। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इतने सारे सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पास करने से कोई रोक सकता है, नहीं ना रोक सकता है। तो इसलिए आप लोग बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह कहा था, यह नारा था बाल गंगाधर तिलक का। अभी तक में हम जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने का प्रयास किए हैं, एक बार फिर हम आपको एक बेहतरीन तरीका से तेज़ी से फास्ट गति से आपको याद कराने का प्रयास करते हैं ताकि आपको एक बेहतरीन तरीका से तुरंत याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो कृषि था। मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति किसको कहा जाता है, यानी कि मुसलमान धार्मिक रूप एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति किसको मानता था, मुसलमान सब, तो खलीफा को मानता था। बंगभंग आंदोलन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1878 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ? तो 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी का पूरा नाम होता है वेमस चंद्र बनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, यह महत्वपूर्ण बात है कि जब आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्थापना का मतलब यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बनाया किसने? तो बनाया एलन ऑक्टेवियन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था पहला? तो वेमस चंद्र बनर्जी यानी कि W.C. बनर्जी। जब स्थापना के बारे में पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो आप लोग बोलिएगा A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी। इसको बढ़िया तरीका से आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे भी पूछेगा कि स्कूल में क्या होता है, आपके विद्यालय में क्या होता है? एक डायरेक्टर होता है। और पूछेगा कि इस स्कूल को बनाया किसने, तो बनाया होगा जो व्यक्ति, तो उसका नाम देंगे। जैसे कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया किसने, स्थापना किसने किया, तो एलन ऑक्टेवियन ने। तो बनाया रहता है जो व्यक्ति स्कूल को, तो उसका नाम देते हैं। और स्कूल में एक नया डायरेक्टर के रूप में, एक निर्देशक के रूप में जो आता है उसी को कहते हैं अध्यक्ष। समझ गए ना? तो आप लोग किसी भी बात को जब तक आप लोग बढ़िया तरीका से नहीं समझ पाइएगा तब तक आप लोग बेहतर तरीका से जवाब नहीं दे सकते हैं। तो बेहतर तरीका से जवाब देने के लिए आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका से समझना भी पड़ेगा। समझ गए ना? तो इस चैनल के माध्यम से इससे पहले भी आपको 5 से लेकर के समझिए ना 10 वीडियो बना दिए हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के ऊपर। तो आप लोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आप लोग उसको बढ़िया तरीका से उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा, तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और जितने भी वीडियो इससे पहले हमने बना दिए हैं उन सारे वीडियो को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा, तो आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर पाइएगा। मेरा विश्वास कीजिए 100% आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।